पे भरोसा करते हुए या उस तरीके से अपने लेवल पे ही कोई डिसीजन लेने से पहले हम्म। वो एक डिलीमा का स्टेज आता है। ऐसा नहीं हम्म। होता कि हमसे कोई आया, हमसे कोई किसी ने चर्चा की और हम इमीडिएटली उससे प्रभावित हो गए और हमने उसको जाके उसमें शामिल हो गए। ये बिल्कुल। तुरंत तो होता नहीं। इसमें एक टाइम बिल्कुल। जाता है, महीने भर का, 2 महीने का, उनका भी प्रोसेस रहता है। वो भी इमीडिएट किसी को इस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। वो हम्म। स्लोली ग्रेजुअली करते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड रहता है 1 से 1.5 महीने, 2 महीने का, जिसमें वो व्यक्ति के माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति के माइंड में कई तरीके खुद भी क्वेश्चन आते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, या कुछ अपनी संस्कृति को लेकर कुछ विचार आते हैं कि ऐसा। तो वो एक स्टेज होती है जहां पर मेरा उन लोगों को इस तरीके का सजेशन रहेगा कि जब आप इस तरीके की चीजों को फेस करते हैं, उस दौर से गुजरते हैं, तो एक बार चाहे अपने दोस्तों से या अपने परिवार के किसी सदस्य से जो आपके काफी नजदीक हो, जो हम्म। आपके रहस्यों को या आप जिससे अपने सीक्रेट शेयर करते हो, जरूर हम्म। चर्चा करें, खुलकर चर्चा करें कोई इस तरीके का डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी उस पे, उस एक पल के डिसीजन पे टिकी हुई है। और एक जी। व्यवहारिक डिसीजन है ये, कि बिना हम्म। चर्चा के, बिना उसके फिर आप एक 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 कहावत है एक छोटी सी, कि हम्म। लम्हों की खता और सदियों की सजा। तो एक हम्म। लम्हा है जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है। आप अगर उस समय बहक गए और आपने किसी सही आदमी से कंसल्ट नहीं किया, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके बहुत से, हम्म। एक एक या दो लोग ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनसे हम हम्म। अपना डिस्कस कर लेते हैं। परिवार में भी अगर 4-5 लोगों का परिवार है तो उसमें एक सदस्य ऐसा होता है जिससे हम अपनी बातें कर लेते हैं। तो इस तरीके से 2-3 लोगों से चर्चा जरूर करें। चर्चा हम्म। करने के बाद फिर और जरूर, अगर अगर संभव हो सके और जरूरत पड़े, तो उनको एक्सपोज करें कि इस जगह जाके इस तरीके की चीजें हो रही जो हमारे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमको इससे। तो वो चीज भी करें, सिर्फ ना अपने को बचाएं बल्कि इस तरीके के लोगों को भी समाज में उनका पर्दाफाश करें। ये मेरा बिल्कुल। उनको संदेश रहेगा, प्रैक्टिकल संदेश। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव। ओके। वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र नाथ गुप्ता। आप भारत से ही हैं और बरेली के रहने वाले हैं, और काफ़ी दिनों तक इंडिया में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे थे। आजकल वो इथोपिया में हैं और मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने परिचय के रूप में, तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। श्योर। संक्षेप में मैं मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि मैं कुछ समय से इथोपिया में हूँ। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ अपने भारत में। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है बरेली, वहाँ जी। से थोड़ा दूरी पे मेरा गांव है। और मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉमर्स में पीएचडी किया है 2005 में। बहुत अच्छा। उसके बाद हाँ, लगभग 18-19 साल मैं इंडिया में एज ए प्रोफेसर और डायरेक्टर वहाँ पे काम किया, जी। अलग जी। अलग इंस्टीट्यूशंस में, जी। जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। जी। और जी। पिछले 4-5 साल से मैं यहाँ पे हूँ इथियोपिया में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर जी। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। हम्म। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप सब परिवार रहते हैं इथोपिया में? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। जी। बहुत अच्छा। हाँ। तो डॉक्टर साहब, विशेषता हम लोग बात करने वाले हैं कि आप फिल्में देखते हैं? केरला फाइल्स, हाँ, केरला अभी। स्टोरी। जी जी, अभी ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग फिल्म आई है मार्केट में, और बहुत लोगों ने इसे काफी पसंद किया है। ऐसा कहना है लोगों का कि ये एक सच्ची कहानी पे बनी हुई है। और वास्तव में अगर ये सच्ची कहानी है तो ये बहुत ही गंभीर विषय और सोचनीय है। कोई भी भारत के आम नागरिक के लिए, या जो लोग भी राष्ट्र के, या हमारे हिंदुइज्म में जिनका विश्वास है, उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उनको कैसे अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को बचाए रखना है ऐसी हालत में। तो क्या आप इसके ऊपर, क्या आपने फिल्म देखी है या आपने सुना है? हाँ, नहीं, मैंने फिल्म के बारे में पहले सुना था। जी। और अभी रिसेंटली मैंने फिल्म देखी भी है। जी। दो जी। तीन दिन पहले मैंने देखी है फिल्म को। जी। तो बहुत उसके अच्छा। बारे में, हाँ, मैं थोड़ी सी जानकारी ली मैंने देखने के बाद। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के ऊपर? आपका, आपके अपने क्या विचार है इस फिल्म के बारे में? फिल्म को लेके मेरे व्यक्तिगत विचार तो जैसे एक आम जनमानस के होते हैं, जिसका अपनी संस्कृति से जुड़ाव होता है, विशेषकर भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं,
जी उनसे काफी कुछ हमारे विचार सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। और मैं आपको बताऊं एक बात, कि हम आप तो भारत में हैं इस समय और हम तो भारत से बाहर हैं, फिर भी यहाँ पे जितने भी हमारे संपर्क में हैं, और मैं कई सारे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखता रहता हूँ, जी जी इथोपिया या इथोपिया के बाहर के कंट्रीज में अभी मैं देख रहा था, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है। और बहुत जी ही बड़ी तादाद में लोग उसको देख रहे हैं। वो देख रहे इसलिए नहीं रहे हैं कि मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, जी वो देख रहे हैं कि किस तरीके का षड्यंत्र एक हमारे हिंदुस्तान में हमारे अगेंस्ट बरसों से चालू है, और जिसको आज तक किसी ने उजागर करने की पहल नहीं की। और अब जी उसको अगर किसी ने हिम्मत जुटा के उसकी सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रहा है, एक हमारे हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए कोई कदम उठाया, तो उसको किस तरीके से वही छदम लोग, छदम सेकुलर जिनको बोलते हैं, वो वापस सामने आके उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये एक जनरल ओपिनियन है, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे ख्याल से सभी भारतवासियों का, विशेष तौर से जो सनातन संस्कृति से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी के सिमिलर ओपिनियन है इस फिल्म को लेके। और जी बहुत ही मतलब एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर एक पूरे समाज को, पूरे सनातन समाज को इस पर ना सिर्फ सोचना होगा, बल्कि कुछ कंस्ट्रक्टिव कदम भी उठाने पड़ेंगे इसको रोकने के लिए, और किस तरीके से इसको हम अपने आप को बचाएं, ना सिर्फ बचाएं बल्कि उनको किस तरीके से हम पीछे हटाएं। ये एक गंभीर विषय है। तो सर, जैसा कि बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो इस संख्या पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। जैसा कि इस फिल्म के टीजर में पहले बताया गया था कि करीब 32,000 गर्ल्स को इन लोगों ने कन्वर्ट किया और उनको देश के बाहर ले गए और उनको अलग अलग जगहों पे उन्होंने आतंकवादियों के हाथों सौंपा। तो ये कन्वर्सन का जो फिगर लोग बता रहे हैं, जिस पे क्वेश्चन मार्क बहुत लोगों ने खड़ा किया है, आपको क्या लगता है कि सही में ये कन्वर्सन का जो फिगर है वो सही है या कुछ ये एक्सगरेटेड है? जो फिगर फिल्म में दिखाया है वो हकीकत में उससे कहीं ज्यादा है, ऐसा मेरा अनुमान है और मेरी ऐसी एनालिसिस है। जब हम फिल्म को देखते हैं और पीछे इतिहास में जाके थोड़ा देखते हैं, तो हम्म मुझे इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि 32,000 आंकड़ा जो उन्होंने बताया है वो बहुत कम है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा होगी अगर इसकी सही से विस्तार में जाके हम्म इसकी जो है एनालिसिस की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए। क्योंकि होता क्या हम्म है, ये 32,000 केसेस भी इनकी अपनी रिसर्च से हैं। अगर सरकारी जी आंकड़े देखें तो वो तो इससे भी कम दिखाएंगे, क्योंकि वो केस रजिस्टर ही नहीं करते। आम आदमी जाता है, अपनी रिपोर्ट लेके जाता है पुलिस में, और वहां पे किस तरीके की सरकारें रही हैं आज तक, कम्युनिस्ट जी सरकारें रही हैं, एंटी हिंदू सरकारें रही हैं, तो वो उसको किसी ने लिखा नहीं लिखा, तो वो असली आंकड़ा तो पुलिस के पास और प्रशासन के पास है ही नहीं। फील्ड बिल्कुल। में जाके जिन लोगों ने पिक्चर बनाई है, उन्होंने फील्ड में जाके रिसर्च की और उसके आधार पे ये 32,000 का आंकड़ा निकाला है। और मुझे लगता है हम्म, असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा। जी। तो सही है, ये तो आंकड़ों का सवाल है। लेकिन आपका ये विचार है जो जो कुछ कन्वर्सन इसमें दिखाया गया है, जैसे हिंदू लड़कियों का किया जा रहा है और जिस तरह उनको आतंकवादियों के हाथ में सौंपा जा रहा है, ये आपको भी लगता है कि एक हकीकत है? ये हकीकत है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत है। इस पर बहुत ही पहले संज्ञान में लेके, ना ये तो सिर्फ एक समाज सेवी हैं, इन्होंने अपने स्तर पे जितना इनसे हो सका उन्होंने उस चीज को लोगों के सामने लाया और जी उसको लाके लोगों को बताने का प्रयास किया। जी लेकिन जी इस पर वहां की सरकारों को और वहां के बाकी जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हुए हैं उनको उस पर स्वतः संज्ञान लेके बहुत पहले ही, क्योंकि आईएसआई का विस्तार आज से नहीं हो रहा है, मेरे हम्म ख्याल से नहीं तो 2013 या 2012 से वहां पे कई सारे केसेस आए थे केरला हम्म से, और सबके जानकारी में आ गया थे कि आईएसआई की जड़ें केरला से शुरुआत हो रही है। तो अगर उस समय से लोगों ने, वहां की जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेसी सरकार रही हो चाहे कम्युनिस्ट की सरकार रही हो, अदल बदल के वही दोनों सरकारें रहती है, उन्होंने बजाय उसको उस चीज को ये उसको फेस करने की बजाय उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की और उससे उसे नजरें उठाने की कोशिश की। जिसका हम्म नतीजा ये हुआ है कि हमने हमारे बहुत से मासूम बेटियों को आतंकवाद के उसमें झोंक दिया, और उनके कितने परिवारों को किस तरीके का कहना चाहिए, किस 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 दौर से वो गुजरे हैं, वो हम सिर्फ हम्म फिल्म देख के एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही कहना चाहिए एक दुर्भाग्यपूर्ण, ये इस तरीके का एक कृत्य है जो वहां पे किया गया है। तो और ये सिर्फ जैसा वहां पे तक ही सीमित नहीं है। मैं इसमें एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा, केरला का तो हम लोगों के सामने आ गया है, लेकिन जी ये देश के और भी कई सारे हिस्सों में इनकी इनके नेटवर्क हैं।
इसको बिल्कुल। भी हालांकि लोग उस पर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में वो भी चीजें उजागर होंगी, लेकिन ये सिर्फ हम सोचें केरला तक सीमित है ऐसा नहीं है। ये देश के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी और विभिन्न स्थानों में भी, शहरों में भी और राज्यों में भी इसकी जड़ें धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं, चाहे वो, और विशेषकर वहां पे जहाँ पे इन लोगों की थोड़ी थोड़ी मेजोरिटी ज्यादा है मुस्लिम समाज की। बिल्कुल। तो पहली बात कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पे राष्ट्रवादी सरकार है केंद्र में, उनकी पकड़ अभी दक्षिण के प्रांत में उतनी है नहीं। कि इनकी जो पकड़ है वो नॉर्थ में ही है, और बहुत सारे स्टेट में इनकी पकड़ है नहीं ऐसा। तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जो भी सरकारें आती है, या कम्युनिस्ट की या कांग्रेस की, ज्यादातर यही दो पार्टियां हैं, तो उनसे ऐसी उम्मीद करते हैं आप कि वो कभी ऐसा कोई एक्शन लेंगे, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं वहाँ पे कन्वर्सन के काम में, और लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने के काम में? देखिए सच्चाई ये है कि दक्षिण भारत में ज्यादातर, अगर हम बात करें स्टेट वाइज बात करें, तो तमिलनाडु में हम्म। AIADMK और डीएमके के बीच में सत्ता परिवर्तन होता रहा है। इससे पहले कांग्रेस रही थी वहां पे। केरला हम्म। में कांग्रेस और वो क्या नाम है, कम्युनिस्ट के बीच में सत्ता अदल बदल होती रहती है। और हम्म। मोरारलोस वही कर्नाटक, अभी कुछ समय से कर्नाटका में पिछले 10-12 साल से बीजेपी का थोड़ा आधार बढ़ा है, वहां पे जी। लोगों के वहां पे सपोर्ट हुआ है। और आंध्रा और तेलंगाना में भी वही है। तो अगर हम कांग्रेस और कम्युनिस्टों से ये अपेक्षा करें कि वो इस तरीके की चीजें उजागर हम्म। करेंगे या इस पे अंकुश लगाएंगे, तो हम लोगों की बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हम्म। सच्चाई ये है कि इन सरकारों की सह में, हम्म। इन सरकारों की जानकारी में होते हुए ये चीजें होती हैं, और ये सिर्फ वोट बैंक की वजह से इनसे पर्दा, इस पे आंख बंद करके बैठे रहते हैं। नहीं तो उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा और हमारे लिए तकलीफ आ जाएगी। तो उनसे तो हम, हाँ, अब रही बात दूसरी ये कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अभी इतना मजबूत आधार उसका नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से, विशेषकर जब से हमारी मोदी सरकार आई है सत्ता में, जी। तब से दक्षिण भारत में नहीं, पूरे भारत में काफी जो ये बदलाव हुआ है। और दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी, भले ही सीटें ना आई हो हम्म। विधानसभा में या लोकसभा में, कम आई हो, लेकिन हम्म। जनाधार वहां पे बढ़ा है। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जनता और जागरूक होगी, सनातन संस्कृति को बचाने के प्रति उसकी और अधिक उसमें रुचि होगी। और हम्म। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वहां पे जनता भारतीय जनता पार्टी जैसी जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनका सपोर्ट करेगी, और अपनी संस्कृति को ना सिर्फ बचाने की बल्कि उसको आगे ले जाने में भी अपना योगदान देगी। दूसरा एक रीजन ये है जहां पे, मतलब एक मुख्य रीजन ये है जो कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी उतना अभी तक स्थान नहीं अपना मजबूत कर पाई है। तमिलनाडु में एक मेन रीजन है वहाँ की भाषा, और वो भी एक हम्म। राजनीति की भाषा, मतलब राजनीति के चलते उस भाषा को हमने पीछे रखा, और जो कि है हिंदी। तो वहां पे क्या बिल्कुल। होता है, जो रीजनल न्यूज चैनल्स हैं, वो रीजनल न्यूज चैनल्स की वजह से राष्ट्रीय खबरें उतनी ज्यादा प्रभावशाली तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और हम बोलते हैं कि वो हिंदी नहीं जानते लेकिन इंग्लिश जानते हैं। सच्चाई ये हम्म। है कि शहरी आबादी वहाँ की जो है, हम्म। तमिलनाडु या केरला की, वो इंग्लिश तो समझती है, लेकिन जो ग्रामीण है या थोड़े से मिडिल टाउन में है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती। वो सिर्फ अपनी लोकल भाषा समझते हैं, और हिंदी तो उनको आती नहीं, क्योंकि आज तक उनको हिंदी का विरोध किया गया है। तो वहाँ की बिल्कुल। राजनीतिक दलों ने सोच समझ के उसको पीछे रखा है हिंदी को, कि अगर हिंदी जहाँ चालू हो जाएगी तो हिंदी हम्म। चैनल्स हैं, उस पर राष्ट्रीय न्यूज आएगी, लोगों को जागरूकता होगी, और वो हमारे प्रति उनका थोड़ा सा रुझान कम होगा, राष्ट्रवाद की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। ये एक सोची समझी रणनीति की तरह से भाषा को वहां पे उन्होंने हतोत्साहित हम्म। किया, विशेषकर हिंदी भाषा को। और अगर जी। बोले तो वो बोलते हैं कि हमारी मातृभाषा है। ठीक है, हम्म। आपकी है पुरानी मातृभाषा, उसका हम सब सम्मान करते हैं। तो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में अपनी अपनी एक भाषा है, उसके साथ साथ भी सब हिंदी भी बोलते हैं, और हिंदी हम्म। बोलने का प्रयास भी करते हैं। तो और फिर बिल्कुल। वो इंग्लिश, अगर वो बोलते हैं इंग्लिश है, तो इंग्लिश का उनकी मातृभाषा, उसको कैसे सीख लिया? तो इसके हम्म। पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है, जिससे कि भाषा का वहां पे प्रचार नहीं हो रहा है हिंदी का, और ये थोड़ी सी एक अड़चन आ रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी और जो आने वाली नई जनरेशन है इस चीज को समझेगी, और हम्म। धीरे धीरे करके भाषा का बंधन भी टूटेगा और लोगों को जागरूकता आएगी, और एक राष्ट्रवाद की लहर दक्षिण भारत में जरूर उठेगी। ये तो खैर मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं जब भी साउथ में मैं गया हूँ, मुझे लोगों से बात करने में काफ़ी परेशानी हुई। बल्कि कहीं आने जाने में मुझे काफ़ी परेशानी हुई, कि चूंकि मुझे कुछ रास्ता ही नहीं मालूम पड़ता था। आप कहीं भी रोड पे बिल्कुल। जाएंगे तो सारे जो उनके साइंस हैं, जो रोड के नाम हैं या डायरेक्शंस हैं, सब उनके लैंग्वेज में लिखे होते हैं। कहीं भी आपको ना हम्म। तो इंग्लिश मिलेगा ना ही हिंदी मिलेगा। इवन कि वहाँ पे जो लोग मुझे पढ़े लिखे मिले, जो क्वालिफाइड हैं और अच्छे हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि उनका एक लेवल होगा और उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं,
उनको भी ना तो इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। एग्जैक्टली exactly, हाँ यही मेरा तो अनुभव है। हाँ तो मैं जब भी गया हूँ साउथ में, तो मेरा है और काफी परेशानी, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा चैलेंज रहा। जबकि ऐसा हाँ लगता है कि ये हम किसी दूसरे देश में आ गए। पता दरअसल नहीं में वहाँ की सरकार को ऐसा क्यों लगता है, और वहाँ के लोगों को क्यों लगता है उनको भी बाहर आना जाना। बल्कि हम मैं मुंबई में था और मेरी एजेंसी थी, तो मेरे पास में कुछ लड़के साउथ के काम करते थे। तो उसको ना तो इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, तो उसको शुरू में काफी परेशानी होती थी। बल्कि उनको भी जाना पड़ता है, ऐसा भी नहीं कि साउथ में इतनी इंडस्ट्री नहीं है, नौकरी उनको भी नहीं मिलती है, उन्हें भी बाहर जाना पड़ता है और वो भी परेशानी झेलते हैं। ये कम्युनिकेशन पर चैलेंज उनको भी आता है हर जगह जाके, लेकिन इसकी आवाज कभी वहां पे उठती उठती नहीं है। आवाज उठी है वहां पे। आवाज कुछ लोगों ने समय समय पे वहां के स्थानीय लोगों ने भी उठाई है, और वहां पे कई सारे ऐसे लोग हैं, कुछ बहुत सारे हम्म। फील्ड में, वो कला के क्षेत्र में भी होंगे, हम्म। साइंस के क्षेत्र में भी होंगे, अपने क्या नाम है, शिक्षा, कई अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, जिनको बहुत अच्छी हिंदी आती है। तो उनको हम्म। कैसे आती है? हाँ एक उनको बात ये है, आती है दूसरी बात क्योंकि ये है। अभी उनका उन्होंने ऐसा एक फील्ड चुन लिया जिसके लिए उनको बाहर आना जाना पड़ता है, तो उनकी जरूरत है कि भाई उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़े, ताकि अपने इसके लिए वो पर्सन टू पर्सन, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के परसेंटेज काफी कम है। बहुत ज्यादा कम नहीं है है। हिंदी हाँ। विशेष। हाँ, विशेषकर केरला और तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे हिंदी नहीं। और इसके पीछे मैं फिर से कहूंगा, इसके पीछे बहुत साजिश है, बहुत बड़ी साजिश हम्म। है, और आज की नहीं है, ये पिछले 70 सालों की है, मोदी जी के आने से पहले की है। और हम्म। साजिश यही रही है, कांग्रेसों को, कम्युनिस्टों, विशेषकर कांग्रेस का इसमें बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने हम्म। कभी भी पूरे देश को एक साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की, और कभी भी इस बात नहीं। का प्रयास नहीं किया कि देश में एकजुटता है, बल्कि हम्म। इसके उलट जाके इन्होंने इस तरीके की माहौल क्रिएट किया है कि कैसे सारे राज्य, सारे लोग आपस में लड़ते रहे, चाहे वो जाति के आधार पर हम्म। लड़े, चाहे भाषा के आधार पर बिल्कुल। लड़े, चाहे धर्म के आधार पर लड़े, और हमें एनी हाउ सत्ता में बनाए रखें, और ये अपना हम्म। उस तरीके से करते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन रहा, जो कि कभी देखो, आपने कभी मतलब अनुभव आपका रहा होगा कि आए दिन तमिलनाडु में भाषा हिंदी को लेकर झगड़ा करा देंगे, दक्षिण हम्म। भारत उत्तर भारत का भाषा का झगड़ा कराएंगे कभी, और वो आपस में उसको झगड़ा करा के एक वोट अपने तरफ लिया, दूसरा वोट उसको केयर नहीं किया, और हम्म। एनी हाउ सत्ता में बने रहे। और कितने सारे मुद्दे थे जिनको ये समय रहते अगर सॉल्व करते, तो आज हिंदुस्तान का जो है, हम्म। जहां पे है, उससे कई जगह आगे होता, जिनको इन्होंने बिल्कुल। नजरअंदाज किया। और वो बिल्कुल। नजरअंदाज इस हद बिल्कुल। तक किया कि वो नासूर बन गया। जैसे कश्मीर का बिल्कुल। समस्या था, आज केरला की समस्या भी वही है। अगर इन्होंने 10 साल हम्म। पहले वहां पे सही से ध्यान दिया होता, ISL के एजेंट को पकड़ा होता, उनका हम्म। समय रहते कार्रवाई की होती, इसकी छानबीन की होती, तो आज ये 32,000 ही, अगर हम सही आंकड़ा मान लें, तो 32,000 बच्चियों की जान बची होती, उनके परिवार बचे होते। सिर्फ 25,000 नहीं है, 32, हर बच्ची के पीछे एक परिवार है, उस परिवार में 4 से 5 लोग हैं, तो उनकी सबकी जिंदगी पे इसका असर पड़ा है। तो ये सब बिल्कुल। बिल्कुल। होने से बचता, लोगों को खुशहाल, तो ये इनकी बहुत सोची समझी राजनीति है। अब इस पे देश की जनता क्या उस और कब उस पर निर्णय दे, बस ये देश की जनता के ऊपर ही है, विशेषकर दक्षिण भारत का। उत्तर भारत में तो फिर भी बिल्कुल। आए दिन बिल्कुल। जागरूकता बढ़ फिर रही है लोगों में। हम लोग चलिए फिर से मुद्दे पे आते हैं। चलिए, तो फिगर्स की हम्म। बात है, हम्म। ये अगर हम मान भी लें कि 32,000 का जो फिगर है वो गलत है, वो सही नहीं है, और प्रोड्यूसर ने जैसा कहा कि नहीं, ये जो कहानी 3 लड़कियों की कहानी है, तो एक्चुअली 32,000 लड़कियों की कहानी तो दिखा भी नहीं सकते हैं। कहानी तो बनेगी तो किसी एक दो आदमी के कहानी के ऊपर ही फिल्में बनती है। ये तो आपको बताया गया है कि ऐसी बिल्कुल। ऐसी घटना वहां पे घट रही है, ऐसा वहां पे हो रहा है, ऐसा उन लोगों ने बताया। तो एक बात हम्म। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कन्वर्सन जो है स्पेशली हिंदूज का, तो जो हम देखते हैं हम्म। कि हिंदूज को दो तरफ का बहुत ही एग्रेसिव अटैक झेलना पड़ता है। एक ये इस्लाम है और दूसरा क्रिश्चियनिटी, कि ये दोनों ही एग्रेसिवली कन्वर्सन में एंगेज रहते हैं। और ये जगह जगह पे हैं, ये आप रूरल एरियाज में देख लें, जो आप ट्राइबल एरियाज में देख लें, और तो हर जगह मतलब ऐसे होते रहते हैं। तो एक बात तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कन्वर्सन को रोकने के लिए क्या हिंदुस्तान में कोई लॉ है, अगर आपको जानकारी हो तो। आ, अभी तक कन्वर्जन को लेके केंद्र स्तर पे कोई ऐसा लॉ नहीं बना था, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से कुछ राज्यों ने कन्वर्जन को लेके कुछ नियम बनाए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कुछ नियम बनाए हैं धर्म परिवर्तन के लिए,
ऐसे जी। ही शायद हाँ केरला में, सॉरी क्या नाम है, कर्नाटका में कुछ इस तरीके की चर्चा चल रही थी। एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कुछ हाँ एमपी में भी इस तरीके का कुछ उन्होंने पास किया है शिवराज सिंह जी ने हम्म। धर्म परिवर्तन के खिलाफ। तो इस हम्म। तरीके की राज्य स्तर पे कुछ नियम कानून बनाए गए हैं पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, लेकिन केंद्र के उसमें अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कोई इस तरीके का कानून बनाया गया। लेकिन कानून के साथ साथ लोगों के बीच जाके जागरूकता करना एक बड़ी बात है, और लोगों जी। को अपने सनातन संस्कृति के बारे में बताना, उसका हम्म। क्या इतिहास उसके बारे में बताना, उसकी महत्वपूर्ण चीजों को बताना, और उस पर उनको गर्व महसूस कराना कि आप किस धर्म से आते हैं। सनातन हम्म। संस्कृति जो कि आज से हजारों हजार साल पुरानी है, इस सबसे हम्म। पुरानी है। हम्म। तो जब तक हम इस तरीके की चीजें ना करेंगे तो सिर्फ कानून से उस चीज को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। कानून भी अपना काम करेगा, रोकेगा, लेकिन साथ साथ अपनी इनर विल, और वो इनर विल जो है वो हम्म। हम जब तक उनको इस तरीके से अपने सनातन संस्कृति की जड़ों की तरफ नहीं ले जाएंगे, उनको जागरूक करके और उनको उस पर गर्व महसूस नहीं कराएंगे, तब हम्म। तक थोड़ा सा इसको मुश्किल होगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, समय आ लेकिन चुका लेकिन जब तक आपके पास में कोई कानून नहीं है ना, क्योंकि जो लोग भी ऐसे काम में जो लोग लगे हुए हैं, अगर उनको सजा दिलाने के लिए अगर आपके पास कोई कानून नहीं है, आप उसके अगेंस्ट में कोई अगर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इफेक्टिवली इन चीजों से लड़ सकते हैं? हाँ नहीं, वही मैंने कहा कि कानून कानून अपना अपनी जगह एक रोल प्ले करेगा, लेकिन हम्म। कानून के साथ साथ हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी, एक जागरूकता अभियान भी लोगों के बीच में जाके छोटी छोटी टुकड़ियों में, चाहे संगठन के माध्यम से, कोई भी हम्म। संगठन है, समाज सेवी संगठन है, धार्मिक संगठन है, इस हम्म। तरीके से उनको जाके बीच में उनको अपने से कनेक्ट करना है, उनको उनके सनातन संस्कृति के बारे में बताना है जो कि उनको कम हम्म। जानकारी हो सकती है उसके बारे में। और हम्म। साथ साथ में जो कानून बनेगा वो कानून का भी पालन, तो दोनों चीजें जब बनेंगी तो ज्यादा इफेक्टिवली हम उस पर अंकुश लगा सकेंगे, सिर्फ हम्म। एक चीज या कानून करके। क्योंकि क्या होता है मैं बताऊं, कानून इस समय जो वर्तमान में, जहां तक मेरी जानकारी है, तो उसमें तो यह है कि सब फ्री है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, और सब जो है कोई किसी में अपना कर सकता है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज को उठाना पड़ा है। बिल्कुल। जो वर्तमान में आर्टिकल 24 का या 25 का जो हवाला देके बोलते हैं जो बाकी जितने भी लोग हैं, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान सनातन संस्कृति को हिंदुस्तान में उठाना, आज भी उठाना पड़ रहा है, और उसका कोई अभी हम्म। तक हमारे पास उपाय नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल। जितना मतलब सरकार जितनी जल्दी, केंद्र की सरकार इस पर ध्यान दे और हम्म। इसको कोई इफेक्टिव, कोई प्रभावी कानून लेके आए, तो हम्म। ऐसा मेरा मतलब अनुरोध रहेगा सरकार से भी। जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर हिंदू समाज को, जिनको ऐसे अटैक झेलने पड़ रहे हैं, और व्यक्तिगत तौर पे उन लोगों को जिनको ऐसे अटैक झेलने पड़ते हैं, उनको आप क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे कि धर्मांतरण को अभी, लेके, हाँ, वर्तमान स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? हाँ जैसे केरला स्टोरी का परिप्रेक्ष्य में अगर हम बोले, तो जी। जिस तरीके की चीजों को वहां पे लोग इस समय सहन कर रहे हैं, या जो उनके सामने है और जो ना हो, इसके हम्म। लिए सबसे जरूरी यह है कि हमें ये पहचानना है कि हम किस संस्कृति से हैं, और हमारी जी। सांस्कृतिक जड़ें कहाँ से हैं, ये हमें पहले खुद में देखना है। और हम ये जी। पाएंगे, और ये सच्चाई है, कि आज चाहे वो इस्लाम हो, चाहे दूसरे मजहब हो, चाहे जो भी हो, उनसे कई हजार साल पहले का अस्तित्व, सनातन अस्तित्व रहा है। और जितनी भी ये चीजें आई हैं, विशेषकर मैं हिंदुस्तान, और ये तो सच्चाई है, ये लोग वो खुद भी जो है स्वीकार करते हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। हम्म। पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान और अब बांग्लादेश के सारे मुस्लिम्स जी। वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम कन्वर्टेड हैं। जब वो खुद हम्म। कन्वर्टेड हैं और फिर हम्म। जो है वो अपने आप को अच्छा बोलते हैं, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, हमें बीइंग सनातन और बीइंग हिंदू, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमसे ही वो बने हैं और बाद में हमारे से ही वो सुपीरियर बता रहे हैं अपने को। तो हम्म। ये चीज ध्यान में रखते हुए हमें उनको, ये हम्म। और ये वो मानते हैं, और ये हम्म। कोई छुपी बात नहीं है। और हम्म। इवन वो तो छोड़ो, सऊदी अरब के भी जो किंग थे, किंग सलमान अभी जो है उनके पिताजी, तो हम्म। उन्होंने भी ये बकायदा, उनका ट्विटर पे आया था, उनका उस पे आया था कि वो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मुसलमानों का खुद का अनुभव भी है। हमारे साथ हम्म। कई लोगों का इंटरेक्शन हुआ कि जब वो हज पे जाते हैं तो वहां पे हम्म। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मुस्लिमों के साथ उतना अच्छा बर्ताव नहीं होता है, वो हमको हिंदू मुस्लिम कह के बुलाते हैं। हाँ। हाँ तो ये, और ये चीजें हमें हमारी नई जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को बतानी है, कुछ हमें बतानी है, कुछ हम्म। इंटरनेट, और उनको उस तरीके से बतानी है कहानी के रूप में, कि वो उस हम्म। पर गर्व महसूस। और बहुत सी कहानियां हैं हमारे समाज में, हमारे सनातन संस्कृति में, एक से एक प्रेरणादायक कहानियां हैं जिनसे हम गर्व महसूस कर सकते हैं, और अपने
सनातन संस्कृति को आगे ले जा सकते हैं, और पूरे दुनिया में इसका जो है और प्रभाव है, हम्म, लेकिन हाँ हम्म, हिंदुस्तान में अभी कुछ चीजों को लेके और पिछली सरकारों की वजह से ऐसा हुआ है। अगर जी। पिछली सरकारों ने, विशेषकर कांग्रेस ने इस तरीके हम्म, की तुष्टीकरण की राजनीति ना अपनाई होती 70 साल से, बहुत हम्म, उदाहरण है। समय समय हम्म, उतना नहीं है हम लोगों के पास, तो उतना डिटेल में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हम्म, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, पिछले 70 सालों में किस तरीके से उन्होंने बहुसंख्य आबादी को दरकिनार करते हुए एक अल्पसंख्यक आबादी को साथ में लेकर, और किस तरीके से उनके फेवर में क्या क्या कानून बना दिए, और क्या क्या बनाने वाले थे जो 14 में वो वापस नहीं आ पाए, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा संदेश है जो नई जनरेशन है, कि वो हम्म, अपनी संस्कृति को समझें, अपनी संस्कृति को पढ़ें और उनसे हम्म, कुछ सीखें, और सीख के किसी भी दूसरे धर्म का सम्मान करो, अच्छी बात है, लेकिन हम इतना उनसे प्रभावित होकर कि हम उनमें शामिल हो जाएं, ऐसा हमारे समाज में नहीं है, और ना हम तरीके का कोई कदम उठाए। और उससे पहले कहीं कुछ संदेह है तो अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से बात करें, खुल के बात करें, अपनी चीजों को बताएं, जो भी उन्हें फेस करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का समाधान वो लोग करेंगे। हाँ, मेरे पूछने का अर्थ था, जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया कि आ, जो हम लोगों को अपने संस्कृति को पहले समझना चाहिए। और ऐसा एक्चुअली ऐसा कमेंट बहुत लोगों ने दिया है, बहुत सारे मुस्लिम ने दिया है। जो लोग नेशनलिस्ट हैं और जो लोग पहचानते हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की पहचान को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, उन लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं कि दूसरों से लड़ने के पहले हमको खुद से जुड़ने की ज्यादा जरूरत है, खुद के संस्कृति से जुड़ने की ज्यादा जरूरत है। मेरे पूछने का सिर्फ एक ही तात्पर्य था कि चूंकि आप प्रोफेसर हैं, काफी सीनियर हैं, तो आप क्या कुछ प्रैक्टिकल सजेशन दे सकते हैं क्या हिंदू समाज को, या जो भी कोई व्यक्ति हैं जिनको इस तरह की परेशानी और इस तरह की दुर्घटना से उनका सामना होता है, कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम चाहे माने या ना माने, आजकल जो हमारा समाज है वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है। हमारी जो पहले कलेक्टिव आइडेंटिटी होती थी, जो हमारे घर की या हमारे समाज की, वो धीरे धीरे काफी कम हो गई है। अभी लोग जो है इंडिविजुअल हैं, और हम कहें कुछ भी, जब भी आप पर कोई विपत्ति आएगी तो सबसे पहले आपको ही लड़ना होगा। तो आप कुछ ऐसे व्यवहारिक सुझाव किसी लोगों को दे सकते हैं क्या? तो आप साझा करें। जी, मेरा व्यवहारिक सुझाव ये है लोगों को, जैसे उनके सामने इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है, हम्म, तो सीधे सीधे उस पर भरोसा करते हुए या उस तरीके से अपने लेवल पे ही कोई डिसीजन लेने से पहले, हम्म, वो एक डिलीमा का स्टेज आता है। ऐसा नहीं हम्म, होता कि हमसे कोई आया, हमसे कोई किसी ने चर्चा की और हम इमीडिएटली उससे प्रभावित हो गए और हमने उसको जाके उसमें शामिल हो गए, ये बिल्कुल तुरंत तो होता नहीं। इसमें एक टाइम बिल्कुल। जाता है, महीने भर का, 2 महीने का, उनका भी प्रोसेस रहता है, वो भी इमीडिएट किसी को इस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, हम्म, वो स्लोली ग्रेजुअली करते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड रहता है 1 से 1.5 महीने, 2 महीने का, जिसमें वो व्यक्ति के माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति के माइंड में कई तरीके खुद भी क्वेश्चन आते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, या कुछ अपनी संस्कृति को लेकर कुछ विचार आते हैं कि ऐसा। तो वो एक स्टेज होती है जहां पर मेरा उन लोगों को इस तरीके का सजेशन रहेगा कि जब आप इस तरीके की चीजों को फेस करते हैं, उस दौर से गुजरते हैं, तो एक बार चाहे अपने दोस्तों से या अपने परिवार के किसी सदस्य से जो आपके काफी नजदीक हो, जो हम्म, आपके रहस्यों को या आप जिससे अपने सीक्रेट शेयर करते हो, जरूर हम्म, चर्चा करें, खुलकर चर्चा करें कोई इस तरीके का डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी उस पे, उस एक पल के डिसीजन पे टिकी हुई है। और एक जी। व्यवहारिक डिसीजन है ये, कि बिना हम्म, चर्चा के, बिना उसके फिर आप एक एक कहावत है एक छोटी सी, कि हम्म, लम्हों की खता और सदियों की सजा। तो एक हम्म, लम्हा है जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है, आप अगर उस समय बहक गए और आपने किसी सही आदमी से कंसल्ट नहीं किया, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके बहुत से, एक एक या दो एक ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनसे हम हम्म, अपना डिस्कस कर लेते हैं। परिवार में भी अगर 4-5 लोगों का परिवार है, तो उसमें एक सदस्य ऐसा होता है जिससे हम अपनी बातें कर लेते हैं। तो इस तरीके से 2-3 लोगों से चर्चा जरूर करें। चर्चा हम्म, करने के बाद फिर और जरूर, अगर अगर संभव हो सके और जरूरत पड़े, तो उनको एक्सपोज करें कि इस जगह जाके इस तरीके की चीजें हो रही जो हमारे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं हमको इससे। तो वो चीज भी करें, सिर्फ ना अपने को बचाएं बल्कि इस तरीके के लोगों को भी समाज में उनका पर्दाफाश करें। ये मेरा बिल्कुल उनको संदेश रहेगा, प्रैक्टिकल संदेश। बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, इसमें मैं भी कुछ जोड़ना चाहूंगा। आपको हर हम्म। जगह हिंदू समाज में बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट मिल जाएंगे, जो अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। इसमें एक नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतीश विश्वनाथ हैं। वो हिंदू हम्म। हैं, लॉयर हैं,
और वो एक्टिविस्ट है, और वो हिंदू सेवा केंद्रम का केंद्र चलाते हैं केरल में ही। और उन्होंने स्वयं के बलबूते पर उसने उन्होंने 11,500 लड़कियों को बचाया है इस लव्य हाथ से, बहुत अच्छा। है ना। तो बहुत उनकी अच्छा। अपनी संस्था है, हमारे चैनल पे भी वो आने वाले हैं। हम लोगों की कल भी बात होने वाली थी, लेकिन हो नहीं पाई, वो बिजी थे हम्म। इसलिए। वो भी हमारे चैनल पे आने वाले हैं, उनसे भी बात होगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको जगह जगह मिल जाएंगे, जिनके यहाँ अपना अच्छा हम्म। खासा नेटवर्क है, जिनकी पहचान है। तो आप पर कभी भी ऐसी मुसीबत आए तो आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, इनसे आपको काफी मदद मिलेगी, है ना। बिल्कुल और ऐसे लोग आप बिल्कुल। मतलब कि जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे भी हैं, तो उनसे हम्म। उनको ढूंढने में, उनसे बात करने में आपको परेशानी नहीं होगी। आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये लोग आपकी मदद करेंगे। चलिए, आपके जीवन में प्यार वगैरह होता है वो तो ठीक है, आपको कोई भी अच्छा लगे, ये अलग बात है। लेकिन आपकी निसंदेह। बात की जिंदगी आपकी क्या होगी। भाई, पहले पहले हमारे घर के बड़े लोग जो जाते थे शादी विवाह ठीक करने, वो क्यों जाते थे? कि वो तो सिर्फ लड़के को देखने नहीं जाते थे ना भाई, वो तो ये भी देखने बिल्कुल जाते थे कि भाई घर कैसा है, लड़का कैसा है, और बाद में भी भविष्य कैसा रहेगा शादी के बाद, वो लोग ये सुनिश्चित करते थे। तो बिल्कुल। आपको भी अगर कोई अच्छा लगता है तो आप शादी करें, वो अलग बात है। लेकिन आप ये भी सुनिश्चित करें कि भाई आपकी जिंदगी भी बाद में अच्छी रहे। तो हम्म। ये आपके स्वयं के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपने भी जो सुझाव दिया बिल्कुल सही सुझाव दिया, कि ऐसा निर्णय आप झटके में ना लें, किसी प्रभाव में ना आए। आप अपने आप को समय दें, लोगों से बात करें, अपने परिवार में बात करें। और ऐसे कार्यकर्ता आपको जगह जगह मिल जाएंगे, आप उनको ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, है ना, गूगल पे। ऐसे लोग मिलेंगे क्योंकि उन लोगों ने अपना केंद्र बनाया हुआ है, एक संस्था चलाते हैं, तो उनकी पहुंच है, उनका कांटेक्ट होता है, आप उनसे बात कर सकते हैं। अंततः निर्णय बिल्कुल आपका रहेगा, लेकिन इससे आपको मदद मिलेगी कि भाई आपकी जिंदगी खराब नहीं हो। बिल्कुल। ये इसके आप। साथ साथ मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा उन लोगों को। जैसे ठीक है, अगर हम लड़का लड़की हैं और उनसे हमारा मोहब्बत हो गया है, लड़का है या लड़की है, हिंदू समाज का है, तो आमतौर पर ये देखा गया है, विशेषकर जब हिंदू और मुस्लिम की शादी होती है और हम्म हिंदू लड़की होती है, हम्म तो शादी के बाद उसको जो है मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ता है। हम्म तो अगर प्यार है और सच्चा प्यार है दोनों में, हम्म तो हम्म लड़का क्यों नहीं हिंदू बन जाता है। तो हाँ, हिंदू क्यों बन नहीं बन जाओ, जाता, क्यों नहीं और बन हम जाता। जो है शादी करने को तैयार हैं। अगर तुम्हें हाँ, हमसे क्यों नहीं प्यार बन है, जाता। तो हमारे लिए हम तुम्हारे क्यों हैं? दूसरी बात, जब बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे हम्म फिर हमारा सरनेम लेंगे, हम्म हिंदू का सरनेम लेंगे। तो बिल्कुल वो चीज, तो इससे किससे क्या, ये हमें जानने की जरूरत है कि वो बिल्कुल प्यार वास्तव में प्यार है या प्यार के पीछे कोई छुपी हुई साजिश है। बिल्कुल कि बिल्कुल उनकी बिल्कुल। उनकी क्या चलती है कि हमारे धर्म में तो 4 शादियां और उनको जनसंख्या बढ़ानी है, तो आज की हम्म डेट में एक शादी से इतने बच्चे हो नहीं पाते हैं, हम्म 4 5 हो पाते हैं, उसके बाद जो है दिक्कतें आती हैं। तो चार हम्म, शादियां करो, 15 20 बच्चे करो, छोड़ो। इस तरीके की साजिश का शिकार ना हो, बिल- इसके लिए जरूरी है कि उस पे तरीके की चीजों को हम टेस्ट करके देखें कि भाई, हम्म अगर हम रियल प्यार है तो ठीक है, आप हिंदू हम्म, बन जाओ, हमारी संस्कृति है, हम बिल्कुल आप बिल्कुल इंसान से प्यार कर रहे हो तो, या फिर हम पे दबाव मत डालो। तो इस हम्म तरीके की चीजों को उनको अप्लाई करना चाहिए और फिर सच्चाई सामने आप आ जाए। इससे ये चीज बिल्कुल बहुत है, बिल्कुल। और साथ साथ में सभी से डिस्कस जरूर करें, ये बिना ये डिस्कस सब, किए सिर्फ हाँ। ये अंधे होके कि हाँ नहीं नहीं। अ, ये चीजें हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, अभी वो कुछ दिनों पहले श्रद्धा के 36 टुकड़े किए, और कितने हर रोज आते हैं, एक नहीं हर हाँ, रोज आते बहुत है हैं, और ऐसे इस तरीके ऐसे की चीजें केसेस, आती हैं। बहुत है। लेकिन वो, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, और हाँ मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी देखा हुआ है कि ये हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का का शादी, वहाँ पे उसको कहा गया, मतलब कि लड़की को कि हिंदू बन जाओ, नहीं, उसको लड़के को कि हिंदू बन जाओ। तो भाई दूसरे मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं भाई, तुमको शादी करनी है ना, भाई तुम बोल रहे हो कि इससे शादी करनी है तो तुम हाँ। मुस्लिम बनो, है ना। और मैंने मैंने अब तक एक ही केस दिया है, देखा है, जो मेरा कलीग था कि एक कंपनी में काम करते हुए, उसने मुस्लिम लड़की हम्म। से शादी की, लेकिन मुस्लिम को हिंदू बनाया, वो खुद मुस्लिम नहीं बना। और हाँ वो अच्छा है। हाँ, और बिना कोई लड़ाई लड़े, सिर्फ दबाव देके, हम्म। सभ्य तरीके से दबाव डाल के शादी करी, और लड़की को हिंदू बनाया कि भाई लड़की हमारे घर में आएगी तो भाई हमारे जैसे रहेगी कि तुम्हारे जैसे रहेगी, है ना। तो जैसे हम्म। हमने उससे बनाया। लेकिन आप अगर ऐसा डिसीजन लेते हैं, आप जब लोगों से डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीजें सामने आएगी, और दूसरे पक्ष पे भी दबाव बनेगा। अगर आप सिर्फ स्वयं ही बिल्कुल डिसीजन लेंगे तो फिर में गलती होने के ज्यादा चांसेज है।
और गलती आपकी होने के चांस जिंदगी, ज्यादा रहते हाँ, और आपकी जिंदगी खराब होने के भी चांसेस ज्यादा है। हैं। जी तो ये समझा। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। और मेरा भी जो, हम जो इंटरव्यू करते हैं तो हम लोगों के लिए यही ढूंढ कर निकालना चाहते हैं कि भाई उनको, उनके भले की बात क्या है। तो ये बिल्कुल हम जब भी लोगों से बात करते हैं तो ये ढूंढना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस तरह तो आज का हम इतना ही कुछ सवाल था आपके लिए कि इस स्टोरी के बारे में आप क्या समझते हैं। आपने अपने विचार दिए, बहुत अच्छे हैं। और ये मैं लोगों से साझा करता हूँ, और हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस जानकारी को लोगों को तक भी पहुंचाएं पहुंचाएं, ताकि लोगों को अपनी जिंदगी को संवारने में मदद मिल सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद शुभ। डॉक्टर साहब, हम लोग फिर मिलते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, श्योर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।